रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं? ठीक है, तो रासायनिक समीकरण देखो किसको बोलते हैं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होती है? रासायनिक या केमिकल रिएक्शन होती है। रासायनिक क्या बोल सकते हैं? परिवर्तन बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके अंतर्गत क्या होते हैं, जो भाग लेने वाले क्या होते हैं, जो पदार्थ होते हैं या तत्व होते हैं। ठीक है, तो उनको हम किसके प्रतीक के रूप में या अणुसूत्रों के रूप में लिखना किस चीज़ को बताते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं उस चीज़ को। ठीक है, यानी कि किसी अभिक्रिया के अंतर्गत भाग लेने वाले पदार्थ या तत्वों को प्रतीकों या फिर किसके रूप में? अणुसूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो क्या था हमारा, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जिसके अंतर्गत क्या था, मैग्नीशियम को हमने किसकी उपस्थिति में जलाया था? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था, यही था। इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये मिलकर क्या बना रहे थे? वहां पर मैंने बताया था एक नया ही पदार्थ MgO, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम अगर हम उसको प्रतीकों का या अणुसूत्र के रूप में लिखते हैं तो ये तो हो गई एक समीकरण। ठीक है, ये तो बोलेंगे इसको समीकरण। और उसको अगर शब्दों के रूप में लिखते हैं तो इसको बोलेंगे शब्द समीकरण। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बोलेंगे हम क्या? शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। इसको बोलेंगे हम रासायनिक समीकरण या। ठीक है, तो अब देखो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं अभिकारक और उत्पाद। बहुत से बार ये शब्द बार बार यूज होंगे, इसलिए इनको आपको समझना आवश्यक है। अभिकारक क्या होते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत कोई पदार्थ जो भाग ले रहे हैं, जो मिलकर क्या होते हैं एक नए पदार्थ को निर्मित करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपको बताया मैग्नीशियम और ये क्या थे? ऑक्सीजन। ये क्या थे? दो पदार्थ है। ठीक है, या दो तत्व है, ये मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, उसी प्रकार देख लो आप लकड़ी को हम जलाते हैं तो क्या बनता है? राख। ठीक है, तो वहां पर भी क्या हो रही है? एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो देखो जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो जो मिलते हैं उनको तो वो हम बोलते हैं क्या? अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, या क्रियाकारक, क्रियाकारक। ठीक है, और जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं हम उत्पाद, उत्पाद। बीज के अंदर जो क्या होता है? एक तीर का निशान रहता है। उन दोनों पे ही अभिकारक और उत्पाद के बीज के अंदर एक तीर का निशान रहता है, जो कि क्या दर्शाता है कि अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रही है। यानी कि अभिक्रिया इस तीर के निशान के राइट हैंड साइड वाले तो क्या कहलाएंगे? आपके उत्पाद। और लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या कहलाएंगे? आपके अभिकारक। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो जो कोई रासायनिक अभिक्रिया दी होगी उसके बीच में आपको एक तीर का निशान मिलेगा, उसके राइट साइड वाले तो क्या होंगे? उत्पाद, और लेफ्ट साइड वाले क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। ये याद रखना। उसके बाद देखो अभिकारक जो होते हैं हमारे या क्रियाकारक होते हैं, दो या दो से अधिक ही होते हैं, तो उनको बीच के अंदर क्या होता है? एक प्लस का निशान लगाया होता है। प्लस के निशान के द्वारा वो क्या होते हैं? जो कि उनको दर्शाया जाता है कि जब, यानी कि हमारे पास क्या होते हैं? दो अलग अलग होते हैं। जो कि मैग्नीशियम तो अकेला था, रिबन थी, वो किसके साथ क्रिया कर रही है? अकेले तो ऐसे तो है नहीं कि वो बिना ऑक्सीजन के जल रहा है, तो उसके साथ कौन भाग ले रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है। तो इन दोनों को हम बीच में किससे रिएक्शन कर रहे हैं उसको जोड़ के निशान के माध्यम से दर्शाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के बीच में क्या दिया जाता है? जोड़ का निशान या प्लस का निशान होता है दो अभिकारकों के बीच में। ठीक है, और उसके बाद क्या बनता है? अपना उत्पाद बनता है। ठीक है, ये थी अपनी रासायनिक समीकरण। अब देखो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताया गया है। अब ये संतुलित क्यों करना है, क्यों किया जाता है, ये हम आपको अभी बताते हैं। रासायनिक समीकरण सबसे पहले देखो यही समीकरण लेते हैं। सबसे पहले सबसे आसान, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको पता है ये क्या है? अभिकारक,
ये क्या है, उत्पाद। ठीक है, तो इसको समीकरण को संतुलित मतलब कि क्यों किया जाता है, संतुलित किसको बोलते हैं? जैसे रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत क्या भाग लेते हैं, आपको बताया था, दो तत्व के परमाणु या तत्व भाग लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन परमाणु के तत्व के परमाणु है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ठीक है, तब दोनों साइड के अंतर्गत यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड यानी अभिकारक और उत्पाद के अंदर देखो कि जो तत्व भाग ले रहे हैं, यानी कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। क्या उनकी संख्या समान है दोनों साइड? देखो मैग्नीशियम तो इस साइड एक है अभिकारक के अंदर, उत्पाद के अंदर भी क्या है, एक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन क्या है, 2 है, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन सिर्फ अकेला है। तो ये क्या है, इस चीज़ को बोलते हैं हम संतुलित समीकरण करने के लिए, इसलिए यहाँ पर जरूरी होता है। क्यों होता है, इसके लिए आपको एक नियम होता है, उस नियम के माध्यम से हमें समीकरण को संतुलित करना इम्पोर्टेंट बनता है। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया जैसे संतुलित नहीं होती है, जैसे ये है, अब ये क्या संतुलित नहीं है, इस साइड तो मैग्नीशियम सही है, इस साइड भी मैग्नीशियम सही है, ऑक्सीजन के 2 है लेकिन इस साइड क्या है, 1 है। जहाँ पर कोई समीकरण संतुलित नहीं होती है, यानी कि दोनों साइड अभिकारक और उत्पाद दोनों के तत्व या परमाणु होते हैं वो बराबर संख्या में नहीं होती है, तीर के निशान के दोनों साइड हर एक तत्व बराबर मात्रा में नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कंकाली समीकरण। याद रखना, इसी नाम से प्रश्न पूछा जाता है कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, कंकाली समीकरण। ठीक है, अब देखो, अब इसको हमें सही करना क्यों जरूरी है, कुछ बच्चों के दिमाग में यही भी आता है, दोस्तों के दिमाग में, कि इस चीज़ को सही करना हमें क्यों आवश्यक है, हमें ऐसे कैसे क्यों नहीं लिख सकते। इसके ऊपर क्या होता है, एक सिद्धांत या फिर हम बोल सकते हैं एक नियम होता है जो कि क्या करता है, कार्य करता है। वहाँ पर देखो उस नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आप लोगों ने सुना होगा, शायद 8वीं से आने लग जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि किसी भी क्या है, ये भी प्रश्न 1 नंबर के अंदर पूछा जाता है, लिख लेना, किसी भी रासायनिक समीकरण के अंतर्गत, रासायनिक समीकरण में न तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये क्या कह रहा है, किसी समीकरण में न तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अब द्रव्यमान देखो बच्चों का या दोस्तों क्या होता है कि अगर यहाँ पर क्या है, मानो ये इस नियम के अनुसार है, अभिकारक का कुल द्रव्यमान, किसका, तीर के निशान के लेफ्ट साइड वाले क्या होते हैं, अभिकारक का कुल द्रव्यमान, अभिकारक का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होना चाहिए, उत्पाद के द्रव्यमान के। यानी कि मानो मैंने इन दोनों को रिएक्शन करने के लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, दोनों मिलाकर 10 kg लिए थे। ठीक है, तो ये क्या हमारा एक द्रव्यमान मान सकते हैं 10 kg। तो हमें उत्पाद के अंतर्गत जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है वो भी हमें कितना प्राप्त होगा, 10 kg ही प्राप्त होगा। यही होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का, जितना हम अब किसी अभिक्रिया के अंतर्गत जितनी मात्रा में या हम पदार्थ लेते हैं उतनी ही मात्रा में हमें क्या, अभिकारक या फिर उत्पाद जो मिलकर उतनी मात्रा में अभिकारक या उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि और देखो, अगर मैंने यहाँ पर क्वांटिटी चेंज कर दी, जैसे कि 15 kg ले लिया, तो ऐसे नहीं है कि वहाँ पर हमें क्या 10 kg प्राप्त हो जाएंगे, ये कभी भी संभव नहीं है। हमें 15 kg ही उत्पाद या हमें उत्पाद प्राप्त होंगे, ऐसे नहीं है कि वहाँ पर 10 kg हो गए। यही होता है जो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। इस नियम के अंतर्गत ही हमें किसी भी समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब इसके बाद आता है समीकरण को संतुलित कैसे करें, यह भी प्रश्न अच्छा है, यानी कि पूछ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आपके द्वारा कि किसी समीकरण को संतुलित करने के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। अब देखो संतुलित कैसे करते हैं किसी समीकरण को।
अब आपके चैप्टर में जैसे यही लेते हैं हम, सबसे सरल एक ही समीकरण चलने देते हैं, समझ में अच्छे से आ गया। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बना रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो मैग्नीशियम मैंने आपको जैसे पहले बताया था, एक का इस साइड भी, इस साइड भी एक का। अब इस साइड 2 है, इस साइड 1 ही है। अब इस साइड भी हमें क्या करना था, 2 करना होता है। जैसे कि मैथ में नहीं करते कई बार हम कि अंश और हर को बराबर करने के लिए हमें क्या किसी एक चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है या फिर हमें डिवाइड करना पड़ता है। सेम सिचुएशन यहीं पर है कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, इस साइड भी ऑक्सीजन हमें क्या है, 1 है। इस ऑक्सीजन को हमें 2 करना है, तब इस ऑक्सीजन को 2 कैसे करेंगे, ऐसे तो है नहीं यहाँ पर 2 लगा दे। ये मेथड गलत हो जाता है बच्चों, अच्छे से ध्यान देना कि कभी भी पेड़ के अंदर संतुलित करने के लिए अब एक से नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ही 2 लगेगा। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए उसके सबसे आगे के जो पार्ट होता है वहाँ पर लगता है 2। अब जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 लिख दिया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, ठीक है। लेकिन देखो इसके साथ क्या जुड़ा है, मैग्नीशियम भी है, तो मैग्नीशियम भी क्या हो गए, 2 हो गए। तो इस साइड मैग्नीशियम 1 है, तब इस साइड भी मैग्नीशियम को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये थी आपने एक सरल एग्जाम्पल। इसके बाद आपके जो बुक के अंदर दिया गया है उस एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। जैसे कि ये क्या था, मैंने आपको बताया था, फेरस लोहा प्लस जल H2O मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर क्या बनेगा देखो, Fe3O4 प्लस एक गैस होती है जो कि क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या था, ये फेरस, इसको बोलते हैं फेरस लोहा, ये क्या है आपका जल, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है जो कि क्या हो गई, निष्कासित हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक तीर का निशान लगाया मैंने, उसका मैं आपको आगे लास्ट में बताऊंगा क्यों लगाया। अब देखो क्या फेरस ऑक्साइड, अब देखो इसको संतुलित करना है तो आपको जैसे किताब के अंतर्गत क्या चरण दिए गए हैं वो देखो। सबसे पहले तो क्या आता है, जो भी अभिक्रिया दी गई है उसके अभिकारक और उत्पाद में जो अणु भाग ले रहे हैं या जो तत्व भाग ले रहे हैं उनको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखो कि उसने बोला है कि अभिकारक और उत्पाद में से, देखो यहाँ पर क्या है, ये उत्पाद, ये क्या है, अभिकारक होते हैं। में जो तत्व है, यानी कि यहाँ कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं आपको पता है, एक तो क्या ले रहा है, फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 तत्व है, फेरस यानी लोहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर 3 ही तत्व है जो क्या रह रहे हैं, इससे रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, जो कि रिएक्शन या फिर भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो इनमें उसने बोला है कि जो अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है, ज़्यादा संख्या में ज़्यादा है, उस तत्व को हम सबसे पहले क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर फेरस के कितनी है, 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है, मतलब कि सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा, ऑक्सीजन है। तो हम सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को। अब देखो मैंने आपको बताया था कि उत्पाद के अंतर्गत क्या है, 4 ऑक्सीजन के तत्व है, ठीक है, और अभिकारक के अंतर्गत सिर्फ 1 है। अब इसको 4 करने के लिए यहाँ पर 4 कभी नहीं लगाएंगे हम, ये रॉन्ग हो जाता है। मैंने बताया फ्रंट में सबसे आगे जो तत्व या जो यौगिक है उसके आगे क्या हम लगाएंगे, 4 लगाएंगे, ठीक है। ये 4 लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब क्या हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ ज़्यादा है, फेरस 1, यहाँ पर 3, हाइड्रोजन यहाँ पर एक बार देखो और यहाँ पर देखो। अब इसके बाद हम करते हैं फेरस पर, फेरस क्या है, 3 है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ 1 है। तो फेरस को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे, ये लग गया 3, ठीक है। 3 फेरस के अणु हो गए, 3 फेरस के यहाँ हो गए कंप्लीट। ऑक्सीजन के 4 थे, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हो गए, ये देखो हमने आगे लगा दिया तो ये 4 इसके कंप्लीट हो गए। अब देखो क्या बच गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, देखो उत्पाद के अंतर्गत 2, और यहाँ पर इस 4 को ना देखो तो यहाँ पर भी 2 है, लेकिन इस 4 को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इस संपूर्ण H2O यानी जल के यौगिक के साथ है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे। अब ऐसे नहीं है कि 4 और 2 6 हो जाएंगे, ऐसे कभी नहीं करना। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, इसके आगे 5 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हाइड्रोजन के क्या है, परमाणु।
तो लेकिन यहाँ पर अगर हम ऐसे H2 लिख देता हूँ तो 5 और 2 7 ऐसे नहीं करना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 5 दूआ 10 परमाणु है यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन के 10 परमाणु आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर देखो 4 फ्रंट में है, पेयर में है, हाइड्रोजन के 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 4 दूआ 8। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 8, और वहाँ पर उत्पाद के अंतर्गत हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं? सिर्फ 2। तो हमें कितने करना है? वहाँ पर 8 करना है। तो 8 कैसे करेंगे? यहाँ पर अगर 2 लगा दिया मैंने तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा 4, तो 4 लगाकर 4 H2, 4 दूआ 8। ये आपकी होगी एक संतुलित समीकरण। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हम देखते हैं एक बहुत ही अच्छी सी, जैसे कि जल का निर्माण कैसे होता है। जल का निर्माण के लिए क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? H2O का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि क्या दोनों स्थानों पर यानी अभिकारक और उत्पादों में क्या सभी के परमाणु एक समान है? नहीं है ना। क्यों? हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? सिर्फ 1 की है। अब देखो संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन वहाँ पर 2 करने के लिए हमें क्या होता है? इस जल के संपूर्ण अणु के आगे क्या 2 लगाना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन देखो कितने हो गए? 2 दूआ 4। यहाँ पर कितने हैं? सिर्फ 2। तो यहाँ पर 4 करने के लिए हमें फ्रंट में 2 लगा देंगे। ये हो गए हमारी संतुलित समीकरण, ठीक है। इसके बाद देखो क्या आता है? रासायनिक अभिक्रियाएं आपको समझ में आ गई होगी क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया के अन्य एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि हम शाम को क्या करते हैं? दूध के को रखते हैं जमने के लिए, और वो सुबह उससे क्या बन जाता है? दही बन जाता है। कैसे? वहाँ पर क्या हो रहा है? किण्वन की प्रक्रिया हो रही है ना। हम क्या रहते हैं? दूध के अंदर क्या मिलाते हैं? हम थोड़ा सा दही या छाछ मिला देते हैं, ठीक है। तो सुबह हमें दही मिलता है बना हुआ। दूध क्या था? एक लिक्विड फॉर्म में था पूर्णतः, लेकिन दही होता है जो कि हल्का लिक्विड बोल सकते हैं, ठीक है। पूर्ण रूप से लिक्विड के रूप में नहीं होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? दूध और दही मिलकर, दो, मैंने क्या कहा था? 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर मिल रहे हैं ना। किसका निर्माण कर रहे हैं? एक नए ही पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। दही एक नए ही पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हम दही से वापस दूध को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी कि ये प्रक्रम क्या है? अनुत्क्रमणीय होता है। यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो गई ना, तो वो हो गई, उससे हम वापस जो पहले वाले पदार्थ है उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार देखो जब हम श्वसन करते हैं, श्वसन भी क्या होती है? एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत कैसे आती है? देखो जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन में अंदर क्या लेके जाते हैं? वायुमंडल से ऑक्सीजन को हम अंदर लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन किसके साथ मिलती है? विज्ञान में हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे शरीर में कोशिकाओं में क्या होता है? ग्लूकोज C6H12O6 होता है। ये क्या होता है? ग्लूकोज। जब हम भोजन खाते हैं तो खाने के बाद सबसे छोटी इकाई के अंतर्गत हमारा भोजन होता है, टूटता है, उसको बोलते हैं हम ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या प्रदान करता है हमें? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। अब देखो जो हमें ऊर्जा है बोलने के लिए, चलने के लिए, खेलने, दौड़ने, जो सभी क्रियाकलाप है हमें दैनिक जीवन में करने के लिए, वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? हमारे शरीर में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसी के द्वारा हमें क्या होती है? जो ऊर्जा प्राप्त होती है। देखो यहाँ पर ग्लूकोज था और हम जो श्वसन में ऑक्सीजन ले रहे हैं वो मिलकर ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं हमें चलने फिरने और दौड़ने के लिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम निःश्वसन के द्वारा बाहर वायुमंडल में छोड़ जाते हैं, और ये जल की मात्रा होती है जो हमारे शरीर में काम में ली जाती है, ठीक है। ये हो गई यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, और उसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। अब देखो कुछ रासायनिक समीकरणों के अंतर्गत चिन्ह भी लगाए जाते हैं किस चीज़ को, यानी कि वो पदार्थ क्या है। अगर जल है
जो हम रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो तत्व अभिकारक में भाग लेते हैं और जो उत्पाद बनते हैं वो किस फॉर्म में बनते हैं, जैसे जल हो गया, गैस हो गई और ठोस। अब जल को तो हम लिक्विड के रूप में अल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, गैस को जी, छोटे जी के द्वारा, सॉरी, और ठोस को हम प्रदर्शित करते हैं अस के द्वारा। ठीक है, तो देखो जल को हम अल के द्वारा, गैस को जी के द्वारा और ठोस को अस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हम इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैग्नीशियम था, वो शुरू में क्या था, सॉलिड था, इसलिए इसके पैर के अंतर्गत यहाँ पर क्या लिखा जाता है, इसे ब्रैकेट के अंतर्गत अस लिखा जाता है, सॉरी अस, सॉलिड था। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन थी, वो क्या थी, गैस थी, इसलिए गैस। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको चिन्हों के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद में आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे कि उत्प्रेरक होते हैं, ताप, दाब, जो कि रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि कोई अभिक्रिया हो रही है तो मैंने बताया था एक तीर का निशान दर्शाया जाता है कि अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रही है। तीर के निशान के द्वारा हम उत्पाद और अभिकारकों को आसानी से पहचान सकते हैं। तो कोई अगर उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को या तो धीमे कर देता है या फिर उस अभिक्रिया को जल्दी से, मानो एक नॉर्मल कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, जैसे दही से दूध से दही बन रहा है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर हम इसमें किसी प्रकार का कोई उत्प्रेरक मिला देते हैं तो वो अभिक्रिया जल्दी भी हो सकती है, उस उत्प्रेरक पर निर्भर करता है कि वो अभिक्रिया जल्दी होगी या फिर धीमी होगी। ठीक है, तो मानो दूध से दही 5 से नॉर्मली किसने 5 घंटों में बनता था, अगर उत्प्रेरक मिला दिया, वर्दी वाला उत्प्रेरक मिलाया, तो वो उस अभिक्रिया को 3 से 4 घंटों में पूरा कर सकता है। अगर धीमा मिलाया तो वो उस अभिक्रिया को 6 से 7 घंटे के अंदर पूर्ण करेगा। ये होते हैं जो कि उत्प्रेरक क्या करते हैं, किसी अभिक्रिया को जल्दी या फिर धीमे कर देते हैं। तो उसको लिखने का कहाँ पर लिखे जाते हैं, वो इस तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं। क्या चीज़, उत्प्रेरक होते हैं ना, कोई भी उत्प्रेरक काम में लेते हैं तो वो उत्प्रेरक होते हैं ना, जो उस अभिक्रिया के ऊपर लिखे जाते हैं। या फिर कोई अभिक्रिया किसी तापमान पर भी निर्भर करती है तो वो भी हम यहाँ पर लिखते हैं, तापमान। जैसे कि हमने मान लिया कमरे का तापमान मान लिया, या कुछ अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, और कुछ अभिक्रियाओं की दाब पर भी निर्भर करती है, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उस पर, इसको क्या लिखा है, ATM। ठीक है, तो तापमान को हम T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का लेसन, कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की जो रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या मतलब, कितने प्रकार की होती है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेसन यहीं पर ही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे हम कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें और